नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के आधार पर हम लगातार टेस्ट सीरीज प्रस्तुत कर रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं टेस्ट नंबर 30 के ऊपर, जिसके केंद्र में होगा रीति ग्रंथकार कवि भाग 8। आप देख रहे हैं कि हम लगातार रीति ग्रंथकार कवियों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और आज की चर्चा आखिरी चर्चा होगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी जिस तरीके से आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कठिन इतिहासकार मान रहे थे, अब आप सभी को आसान लगने लगा होगा। और क्यों नहीं लगेगा, जब हम दशरथ माझी को अपना आदर्श मानते हो और दिमाग में रखते हो कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो इस प्रतियोगी परीक्षा के दौर में कोई चीज कठिन नहीं है। अगर आप उसके लिए लग जाते हैं और मन से लगते हैं तो हर चीज आपको आसान लग सकती है। तो इसी उम्मीद से मैं आप सभी से जुड़ता हूं कि जो भी प्रस्तुति है उसमें आप शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहेंगे और मनोबल बढ़ाने के लिए एक कमेंट जरूर करेंगे। तो चलते हैं हम आज के प्रश्नों पर विस्तार से बातचीत करते हैं, जो कि रीति ग्रंथकार कवियों की अंतिम प्रस्तुति है। पहला प्रश्न यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो कि श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 101 है। इनकी भाषा में वह अनेक रूपता है जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए। भाषा की ऐसी अनेक रूपता गोस्वामी तुलसीदास जी में दिखाई पड़ती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन किस कवि के संदर्भ में है? ऑप्शन दिया गया ग्वाल, प्रताप शाही, रसिक गोविंद, पद्माकर। तो ये कथन शुक्ल जी ने किसके संदर्भ में कहा है? और सिर्फ कहा नहीं है बल्कि तुलना की गई है, तुलसीदास से तुलना की गई है। और तुलनात्मक पॉइंट जो है वो अनेक रूपता का है। जब आप सभी को हम तुलसीदास के बारे में पढ़ा रहे थे सब्जेक्टिव तौर पर या फिर प्रैक्टिस के तौर पर, तो हमने एक क्वेश्चन पूछा था कि तुलसीदास सर्वांग निरूपण के लिए जाने जाते हैं या फिर सर्वांग पूर्णता के लिए जाने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके लिए एक कथन प्रयोग किया है कि सबसे बड़ी विशेषता है सर्वांग पूर्णता। तो यहीं पर आप देखें कि अनेक रूपता या सर्वांग पूर्णता दोनों एक दूसरे के समानार्थी अर्थों में प्रयुक्त किए गए हैं। बातों ही बातों में आप सभी का दिमाग सही उत्तर तक पहुंच चुका होगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास की तुलना पद्माकर से करते हुए लिखा कि इनकी भाषा में वह अनेक रूपता है जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए। भाषा की ऐसी अनेक रूपता गोस्वामी तुलसीदास जी में दिखाई पड़ती है। एक चीज आप देखेंगे कि तुलना का पॉइंट तो अनेक रूपता है, लेकिन पिछले क्लास में हमने बतलाया था आपको कि तुलसीदास और पद्माकर का जो संबंध है वो खास जिले से जुड़ा हुआ है। आपके दिमाग में वो जिले का नाम आ गया होगा, हमने लिख भी दिया है। तो इस तरीके से भी कोरिलेट करके आप पढ़ेंगे तो आपको आनंद आएगा। दूसरे प्रश्न पर अगर बात करें तो पूछा गया कि पद्माकर के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन असत्य है। शुक्ल जी के कथन पर आधारित 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से हमें बतलाना है कि असत्य कथन कौन सा है। भाव मूर्ति विधायनी कल्पना का क्या कहना है? ये ऊहा के बल पर कारीगरी के मजमून बांधने के प्रयासी कवि न थे। हृदय की सच्ची स्वाभाविक प्रेरणा इनमें थी। लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग द्वारा कहीं कहीं ये मन की अव्यक्त भावना को ऐसा मूर्तिमान कर देते हैं कि सुनने वालों का हृदय आपसे आप हामी भरता है। व्यंजना भी इनकी एक बड़ी भारी विशेषता है। अगर आपने सब्जेक्टिव तौर पर शुक्ल जी को पढ़ा होगा और जो भी वीडियोज हमने प्रस्तुत की, तो आप एक एक कथन को अपने दिमाग में बैठा चुके होंगे। ऑप्शन ए जो दिया गया कि भाव मूर्ति विधायनी कल्पना का क्या कहना, ये ऊहा के बल पर कारीगरी के मजमून बांधने के प्रयासी कवि नहीं थे। ये बिल्कुल बात सही है। हृदय की सच्ची स्वाभाविक प्रेरणा इनमें थी, ये भी बात सही है। लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग द्वारा कहीं कहीं ये मन की अव्यक्त भावना को ऐसा मूर्तिमान कर देते हैं कि सुनने वालों का हृदय आपसे आप हामी भरता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, जो कि असत्य है। यहाँ पर व्यंजना नहीं बल्कि लक्षणा भी इनकी एक बड़ी भारी विशेषता है। तो देख रहे हैं आपके क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, क्वेश्चन बल्कि नहीं बड़ा था, इसके विकल्प बड़े थे। और ये विकल्प हो सकता है कि वन लाइनर
प्रश्न के तौर पर पूछे जा सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हृदय की सच्ची स्वाभाविक प्रेरणा किसमें मानी थी, या फिर भावमूर्ति विधायनी कल्पना का क्या कहना, और ये मजमून बांधने के प्रयासी कभी नहीं थे। इस टाइप से भी पूछा जा सकता है। तो हमारा प्रयास होता है कि हर एंगल से आपको बताया जाए। पद्माकर जहां रमणीयता के लिए जाने जाते हैं, वहीं पर अगर शब्द शक्तियों के दृष्टिकोण से देखें तो ये लाक्षणिक शब्द शक्ति के लिए यानी लक्षणा शब्द शक्ति के लिए जाने जाते हैं। ये भी पॉइंट अपने दिमाग में रखिए। अगला प्रश्न है, कल्पना और वाणी के साथ जिस भावुकता का संयोग होता है वही उत्कृष्ट काव्य के रूप में विकसित होती है। उपरोक्त कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन दिया गया रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, बच्चन सिंह, नामवर सिंह। हमें बतलाना है कि कल्पना और वाणी के साथ जिस भावुकता का संयोग होता है वही उत्कृष्ट काव्य के रूप में विकसित होता है। यानी उत्कृष्ट काव्य के लिए क्या जरूरी है? पहली बात जरूरी है कि आप में कल्पना होनी चाहिए, ठीक है, और वाणी प्रस्तुति आपकी ठीक होनी चाहिए, और साथ में भावुकता होना चाहिए, यानी कि सहृदय होना चाहिए। तभी आप उत्कृष्ट कविता लिख सकते हैं। ये बात किसने कही? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, फाग के भीर अभीरन में गई गोविंद ले गई भीतर गोरी। उपरोक्त पंक्ति किसकी है? ऑप्शन दिए गए हैं ग्वाल, प्रताप शाही, रसिक गोविंद, पद्माकर। फागु की भीर अभीरन में गई गोविंद ले गई भीतर गोरी, ये पंक्ति किसकी है? आप लोग सही जवाब तक पहुंच रहे हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, पद्माकर। लेकिन आप सभी को चकमा देने के लिए हमने इसमें रसिक गोविंद का नाम जोड़ा हुआ है। अगर कोई इससे संबंध इसका जोड़ेगा तो वो सही उत्तर तक नहीं पहुंच पाएगा। सही जवाब आपको अपने दिमाग में रखना है कि तीज त्योहार, पर्व, होली, दिवाली, फागु इत्यादि की चर्चा ज्यादातर पद्माकर ने अपनी कविताओं में किया हुआ है। इसके लिए भी वो जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्वाल कवि की रचना नहीं है। यमुना लहरी, भक्त भावन, रस रंग, अलंकार दर्पण। ग्वाल कवि की रचना नहीं है, हमें बतलाना है। सही जवाब तक आप लोग बिल्कुल पहुंच गए। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, अलंकार दर्पण, जो कि ग्वाल कवि का नहीं है। बाकी ऊपर की जो तीनों रचनाएं, यमुना लहरी, भक्त भावन, रस रंग, ये सभी तीनों रचनाएं ग्वाल कवि द्वारा लिखी गई हैं। आपने देखा कि एक कवि ने गंगा लहरी लिखा था और यहाँ पर ग्वाल कवि ने यमुना लहरी लिख दिया है। ये होता है एग्जाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन, तो दिक्कत होने लगती है। आप ध्यान में रखिए, गंगा लहरी लिखा पद्माकर ने और यमुना लहरी लिखा ग्वाल ने, ठीक है। तो हो सकता है कि यमुना लहरी प्रश्न के तौर पर पूछ लिया जाए और विकल्प में ग्वाल और पद्माकर दोनों का नाम रहे। तो आप जरूर अपने दिमाग में रखेंगे और इसको अलग अलग फोल्डर बना के रखेंगे कि गंगा लहरी पद्माकर की, यमुना लहरी ग्वाल कवि की। बाकी अन्य जो भी रचना है उनको भी ध्यान में रखिए। कृष्णजू को नक्शिक किसकी रचना है? ग्वाल, प्रताप शाही, रसिक गोविंद, पद्माकर। कृष्णजू को नक्शिक रचना किसकी है? सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, ग्वाल कवि ने कृष्णजू को नक्शिक नाम से रचना लिखी हुई है। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। ग्वाल कवि की रचना नहीं है। हमीरहट, गोपी पचीसी, राधा माधव मिलन, कृष्ण अष्टक, कौन सी ऐसी रचना है जो कि ग्वाल कवि द्वारा नहीं लिखी गई है? सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, कृष्ण अष्टक नाम से जो रचना है वो ग्वाल कवि की नहीं है, बल्कि यहाँ पर राधा अष्टक नाम होना चाहिए था। तो आप ध्यान में रखिए कि राधा अष्टक रचना ग्वाल कवि की है, कृष्ण अष्टक रचना नहीं है, बल्कि किसी की भी नहीं है। हमने यहाँ पर ऑप्शन बनाया हुआ है ताकि आप वहां पर लड़खड़ाएं। इसी को भी प्रैक्टिस सेट कहा जाता है कि हम जो भी पॉपुलर प्रश्न है उनको तो अपने दिमाग में रखते ही रखते हैं, लेकिन जो मौलिक प्रश्न है जो परीक्षाओं में आपको परेशान कर सकते हैं उन पर भी हमें फोकस करना चाहिए। तो इसी प्रयास में हमने यहाँ पर ग्वाल कवि की रचनाओं को लेकर पूछा हुआ है। तो ऊपर की जो तीनों रचनाएं वो ग्वाल कवि द्वारा लिखी गई हैं और जो ऑप्शन डी है वो ग्वाल कवि की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है कि कवि हृदय विनोद किसकी कविताओं का संग्रह है? आपने मिश्र बंधु विनोद तो पढ़ा, लेकिन कवि हृदय विनोद किसकी कविताओं का संग्रह है? ऑप्शन दिया गया ग्वाल कवि, प्रताप शाही, रसिक गोविंद, पद्माकर। चूंकि आप इस श्रृंखला से जुड़े हुए हैं तो प्रश्नों के पैटर्न को समझते हुए आंसर तक जरूर पहुंच रहे होंगे,
लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि फाइनल एग्जाम में आप सही कर आए। सही बात तो वहां पर है कि आप तुक्का भी लगाते हैं तो सही हो तो आपको लाभ मिलेगा। कवि हृदय विनोद के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन ए ग्वाल कवि। ठीक है, ग्वाल कवि को कवि हृदय विनोद उनकी कविताओं का संग्रह है। कुल मिलाकर आपको ये चीज ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि ग्वाल कवि के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन असत्य है। भाषा इनकी चलती और व्यवस्थित है, वाग विदग्धता भी इनमें अच्छी है, इनके ऋतु वर्णन के कवित्व लोगों के मुंह से अधिक सुने जाते हैं, ये अवधि के अच्छे कवि हुए हैं। कौन सी ऐसी बात है जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार असत्य है या फिर ग्वाल कवि के बारे में असत्य है? सही जवाब तक आप लोग पहुंच रहे होंगे, अपना दिमाग आप कड़बड़ उसमें लगा रहे होंगे कि आखिरकार इसका क्या होगा। हमने तो बहुत पढ़ा, हमने शुक्ल जी के अलावा भी कई किताबें पढ़ी, लेकिन ग्वाल कवि आखिरकार किस भाषा में लिखा करते थे? सही जवाब हो गया इसमें असत्य कथन में है ऑप्शन डी, ये अवधि के नहीं बल्कि ब्रज भाषा के अच्छे कवि थे। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और रीतिकाल में जब भी हम पढ़ेंगे तो अवधि का प्रयोग बहुत कम कवियों ने किया है, ज्यादातर किया है ब्रज भाषा का। तो इस एंगल से भी आपको देखना है। बाकी शुक्ल जी के जो भी कथन है कि इनकी भाषा चलती और व्यवस्थित है, ठीक है, मतलब कि आमजन भी समझ पाते हैं, इसीलिए बहुत से लोगों के मुंह से इनके पदों को सुना जाता है। वाग विदग्धता भी अच्छी है, ठीक, ऋतु वर्णन भी दिखलाई पड़ता है, सारी चीजें हैं। लेकिन ये किस भाषा के कवि हैं? ब्रज भाषा के कवि हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ये एक विदग्ध और कुशल कवि थे, पर कुछ फक्कड़पन लिए हुए इनकी बहुत सी कविता बाजारी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन इसके संदर्भ में, यहां पर देखिए जो बाजारी शब्द है ये लक्षणा और व्यंजना के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। बाजारी आप देखते हैं जो बाजार शब्द है ये एक तरीके से आप निगेटिव में लिया जाता है। मार्केटिंग में अगर देखा जाए, कई बार आपने सुना होगा बाजारू स्त्रियां, तो उनको पॉजिटिव में नहीं लिया जाता है, ठीक है ना, आप संकेत को समझ गए होंगे। मतलब कि सस्ती लोकप्रियता जिसको कहा जाए उसको हम बाजारी के अंतर्गत रख सकते हैं। तो यहाँ पर किसके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस बात को लिखा कि ये एक विदग्ध और कुशल कवि थे, पर कुछ फक्कड़पन लिए हुए इनकी बहुत सी कविता बाजारी, ठीक है। तो ऑप्शन दिया गया प्रताप शाही, रसिक गोविंद, पद्माकर, ग्वाल। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, ग्वाल कवि के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। इस कथन में आप देखेंगे कि दो पार्ट में भी इसको बांटा जा सकता है। पूछा जा सकता है इनकी बहुत सी कविता बाजारी हैं, तो किसके संदर्भ में, तो भी आप बतलाएंगे कि ग्वाल के संदर्भ में है, या फिर ये एक विदग्ध और कुशल कवि थे पर कुछ फक्कड़पन लिए हुए थे। वैसे तो फक्कड़पन के लिए कबीर दास जाने जाते हैं, लेकिन ग्वाल कवि भी उसी के श्रेणी में रखे जा रहे हैं, ठीक है। तो इस कथन को जरूर ध्यान में रखिए आगे की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न है, ऐसी जिंदगानी के भरोसे पे गुमान ऐसे, देश देश घूमी घूमी मन बहलाना है, आए परवाना पर चले ना बहाना, यहाँ नेकी कर जाना फिर आना है न जाना है। उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन दिया गया प्रताप शाही, रसिक गोविंद, ग्वाल, पद्माकर। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, ग्वाल कवि की ये पंक्तियां हैं। ऐसी जिंदगानी के भरोसे पे गुमान ऐसे, देश देश घूमी मन बहलाना, ठीक है। तो इस पंक्ति को जरूर आप ध्यान में रखिए कि ग्वाल कवि द्वारा लिखी गई है। व्यंग्यार्थ कौमुदी और काव्य विलास किसकी रचना है? व्यंग्यार्थ कौमुदी और काव्य विलास किसकी रचना है? ऑप्शन दिया गया प्रताप शाही, रसिक गोविंद, ग्वाल कवि, पद्माकर। तो व्यंग्यार्थ कौमुदी और काव्य विलास किसकी रचना है? आपका दिमाग दौड़ना शुरू कर चुका होगा कि हमने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा था। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, प्रताप शाही नाम के जो कवि हैं उन्होंने व्यंग्यार्थ कौमुदी और काव्य विलास नाम से रचना की है। अगला प्रश्न है कि प्रताप शाही की रचना नहीं है, प्रताप शाही की कौन सी रचना विकल्पों में नहीं है? ऑप्शन दिया गया जय सिंह प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शिरोमणि, युगल रस माधुरी। कौन सी ऐसी रचना है जो कि प्रताप शाही द्वारा नहीं लिखी गई? सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, युगल रस माधुरी नाम की जो रचना है वो प्रताप शाही की नहीं है। बाकी ऊपर की जो तीनों रचनाएं वो प्रताप शाही की है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि बीपीएससी ट्री का जो भी पैटर्न है या फिर यूजीसी नेट का जो पैटर्न हम देखें तो उसमें
इसको कूट पर आधारित भी सवाल पूछा जा सकता है कि प्रताप शाही की कौन रचना है, तो 1 2 3 ऐसे लिख देगा, ठीक है, या फिर 2 3 4 ऐसे, मतलब कि ऐसे ही 4 कूट बना दिए जाएंगे, उसमें से आप बता सकते हैं। तो देखिए ये प्रश्न आपको लग रहा है कि सीधे सीधे पूछा गया है, लेकिन घुमाकर भी पूछा जाएगा तो भी आप बता देंगे कि प्रताप शाही की रचना जय सिंह प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शिरोमणि, ये प्रताप शाही की रचना है। युगल रस माधुरी किसी और की है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अगला प्रश्न है कि प्रताप शाही की रचना नहीं है। अलंकार चिंतामणि, काव्य विनोद, जुगल नक्षिक, लक्ष्मण चंद्रिका, तो कौन सी ऐसी रचना है जो कि प्रताप शाही द्वारा नहीं लिखी गई है? सही जवाब है ऑप्शन डी, लक्ष्मण चंद्रिका नाम की जो रचना है वो प्रताप शाही की नहीं है। बाकी ऊपर की जो तीनों रचनाएं वो प्रताप शाही द्वारा लिखी गई है, जिसमें आप ध्यान में रखिए कि जिसके इतिहास ग्रंथ का हम अध्ययन कर रहे हैं वो भी चिंतामणि नाम से एक पुस्तक लिखे हुए थे, प्रताप शाही ने भी लिखा। यानी कि जो चिंतामणि शब्द है ये अचानक नहीं आया है, इसकी एक परंपरा रही, ठीक है। यहां तक कि आप आदिकाल में भी देखेंगे योग चिंतामणि नाम से भी रचना लिखी गई। तो लगातार चिंतन मनन करने वाली पुस्तक को हम चिंतामणि के नाम से भी जान सकते हैं। अलंकार चिंतामणि, काव्य विनोद और जुगल नक्षिक, ये तीनों रचनाएं प्रताप शाही द्वारा लिखी गई हैं। अगला प्रश्न है कि यदि हम आचार्यत्व और कवित्व दोनों के एक अनूठे संयोग की दृष्टि से विचार करते हैं तो मतिराम, श्रीपति और दास से ये कुछ 20 ही ठहरते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के संदर्भ में? ऑप्शन दिया गया चिंतामणि, कुलपति, श्रीपति, प्रताप शाही। शुक्ल जी ने यहाँ पर 3 कवियों की तुलना करते हुए उनसे भी 20 बतलाया हुआ है, यानी उच्च दर्जे का बतलाया है, जिसमें मतिराम, श्रीपति, दास। तो श्रीपति का तो ऑप्शन में नाम है, तो ऐसे ही कट हो गया। मुकाबला है आपका चिंतामणि, कुलपति या फिर प्रताप शाही। बात हो रही है आचार्यत्व और कवित्व दोनों के अनूठे संयोग की, तो वो कोई कवि नहीं है बल्कि है प्रताप शाही। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। प्रताप शाही की तुलना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आचार्यत्व और कवित्व के संदर्भ में मतिराम, श्रीपति और दास यानी भिखारी दास से की हुई है, और कहा कि बल्कि वो 20 पढ़ेंगे, ठीक है, 19 नहीं पढ़ेंगे बल्कि क्या पढ़ेंगे, 20 ही पढ़ेंगे। शुक्ल जी का यह कथन किसके संदर्भ में है? आपने अपने दिमाग में बैठा लिया, प्रताप शाही के संदर्भ में। प्रताप शाही के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन असत्य है। इनकी प्रखर प्रतिभा ने मानो पद्माकर की प्रतिभा के साथ रीतिबद्ध काव्य कला को पूर्णता पर पहुंचाकर छोड़ दिया। इनकी भाषा में बड़ा भारी गुण यह है कि यह बराबर एक समान चलती है, उसमें न कहीं कृत्रिम आडंबर का अड़ंगा है, न गति का शैथिल्य और न शब्दों की तोड़ मरोड़। ये प्रताप सिंह के दरबार में रहते थे, इनकी भाषा एक रस चलती है। यहां पर आप देख रहे हैं कि प्रताप शाही के संदर्भ में शुक्ल जी ने जो भी कहा है उसी पर आधारित ये क्वेश्चन हमने तैयार किया है। तो इसमें जो असत्य है और वो सही जवाब है ऑप्शन सी। ये प्रताप सिंह के दरबार में नहीं थे बल्कि विक्रम शाही के दरबार में रहा करते थे, ठीक है। तो इसी हिसाब से ये कथन क्या है, असत्य है, यानी प्रश्न के अनुसार सही जवाब हो गया सी। लेकिन आगे की परीक्षाओं के लिए आप जरूर ध्यान में रखिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो कि मिलती जुलती बातें लगभग सभी कवियों के बारे में कहते रहे हैं, तो आपको छांटना मुश्किल न हो। इनकी प्रखर प्रतिभा ने मानो पद्माकर की प्रतिभा के साथ रीतिबद्ध काव्य कला को पूर्णता पर पहुंचाकर छोड़ दिया। यह कथन प्रताप शाही के संदर्भ में है। कहा जा सकता है कि इनकी भाषा में बड़ा भारी गुण यह है कि यह बराबर एक समान चलती है, उसमें कहीं कोई कृत्रिमता नहीं है, न कोई आडंबर है, उसका न अड़ंगा है, न गति का शैथिल्य है मतलब शिथिलता है, और न शब्दों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया है। ये बहुत ही पॉजिटिव बात यहाँ पर शुक्ल जी प्रताप शाही के बारे में कह रहे हैं। तो इन दोनों कथनों को आप बिल्कुल अपने दिमाग में रखिए, और उम्मीद है कि परीक्षा में जैसे ही क्वेश्चन में आप देखेंगे पेपर में, तो तुरंत आप चहक उठेंगे कि हमने सही में दशरथ माझी वाली सीरीज को देखा है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इसी उद्देश्य से आप जरूर अपने को मोटिवेट करिए, अपने अंदर आत्मविश्वास लाइए। धैर्य से ही धीरे धीरे सारी चीजें मिलती हैं, अचानक कोई चीज नहीं मिलती है। इसलिए आप जो भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर शिक्षक भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ सबके लिए महत्वपूर्ण है, और अनुराज हिंदी एकेडमी भी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, रसिक गोविंद के संदर्भ में असत्य है। ये निम्बार्क संप्रदाय के
एक महात्मा हरिव्यास की गद्दी के शिष्य थे और वृंदावन में रहते थे। हरिव्यास जी की शिष्य परंपरा में सर्वेश्वर शरण देव जी के शिष्य थे। ये जैसलमेर राजपूताना के रहने वाले और नटाड़ी जाति के थे। इनके पिता का नाम शालिग्राम, माता का गुमाना था। तो रसिक गोविंद के बारे में ये सभी तथ्य दिए गए हैं और हमें बताना है कि असत्य कौन सा है। तो जब तक हम सत्य को नहीं जानेंगे तब तक असत्य को नहीं जान सकते। इसलिए हमें जानना पड़ेगा कि रसिक गोविंद जो थे उनका संबंध निम्बार्क संप्रदाय से था। जब मैं निम्बार्क संप्रदाय का नाम ले रहा हूं तो आपके दिमाग में भक्ति काल और इसके जो भी प्रवर्तक रहे उनका ध्यान आना चाहिए। निम्बार्क संप्रदाय से जुड़े थे हरिव्यास जी, उन्हीं के गद्दी के ये शिष्य थे और वृंदावन में रहा करते थे। उत्तर प्रदेश का जो वृंदावन है वहां रहा करते थे और इनके जो गुरु जी थे वो सर्वेश्वर शरण जी थे। ये दोनों कथन बिल्कुल सही है। इनके पिता का नाम शालिग्राम था और माता का नाम गुमाना था, ये भी सही है। यानी कि प्रश्न के मुताबिक ऑप्शन सी जो है वो गलत है, असत्य है। ये जैसलमेर राजपूताना के रहने वाले नहीं थे बल्कि जयपुर के राजपूताना के रहने वाले थे। ये हमने थोड़ा सा यहाँ पर चेंज किया हुआ है। जो भी विद्यार्थी राजस्थान की शिक्षक भर्तियों की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बाकी सामान्य विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। देख रहे हैं कि सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसिक गोविंद के कितने ग्रंथों की चर्चा की है। ये पैटर्न रहा है परीक्षाओं में पूछे जाने का कि शुक्ल जी ने फलाना कवि के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है। उसी पैटर्न पर रसिक गोविंद के कितने ग्रंथों की चर्चा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की है। ऑप्शन दिए गए हैं 8, 9, 10, 11। सही जवाब है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुल 9 ग्रंथों की चर्चा की है कि ये 9 ग्रंथ रसिक गोविंद के मिलते हैं। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। रसिक गोविंद की रचना नहीं है। जब आप जान गए कि रसिक गोविंद ने 9 के आसपास में रचनाएं की हैं तो जाहिर सी बात है कि उनकी रचनाओं से संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर पूछा गया कि रसिक गोविंद की रचना नहीं है। ऑप्शन दिया गया रामायण सुचनिका, लक्ष्मण चंद्रिका, अष्टदेश भाषा, अष्टयाम। कौन सी रचना है जो कि रसिक गोविंद की नहीं है। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। अष्टयाम जो रचना है रसिक गोविंद की नहीं है, बाकी जितनी भी रचनाएं ऊपर की तीनों रचनाएं रसिक गोविंद की हैं। इसके पहले आपने एक ऑप्शन में देखा था लक्ष्मण चंद्रिका का हमने जिक्र किया था। अब आपको इसकी जानकारी हो गई होगी कि हमने रामचंद्रिका पढ़ा, कृष्ण चंद्रिका पढ़ा, लक्ष्मण चंद्रिका नाम से भी रचना लिखी गई, रसिक गोविंद द्वारा लिखी गई। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको जरूर ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है कि इनकी भाषा में वह अनेक रूपता है जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए। भाषा की ऐसी अनेक रूपता गोस्वामी तुलसीदास जी में दिखाई पड़ती है। पद्माकर के संदर्भ में यह कथन किस आलोचक का है। यह प्रश्न पहले भी आ चुका है लेकिन इस बार देख रहे हैं कि बदले हुए पैटर्न में यहाँ पर आलोचक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, रामविलास शर्मा। तो कौन है बताने की जरूरत नहीं है। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है भाव मूर्ति विधायनी कल्पना का क्या कहना है। ये ऊहा के बल पर कारीगरी के मजबून बांधने के प्रयासी कवि न थे। आचार्य शुक्ल का उपरोक्त कथन किस कवि के संदर्भ में। हमने प्रश्नों को थोड़ा सा तोड़ दिया है और सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, पद्माकर के बारे में बात शुक्ल जी ने कही हुई है। इसकी चर्चा हमने एक प्रश्न में इसी प्रैक्टिस सेट में की है, आपको ध्यान आ गया होगा। अगला प्रश्न है हृदय की सच्ची स्वाभाविक प्रेरणा इनमें थी। लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग द्वारा कहीं कहीं ये मन की अव्यक्त भावना को ऐसा मूर्तिमान कर देते हैं कि सुनने वालों का हृदय आप से आप हामी भरता है। यह लाक्षणिकता भी इनकी एक बड़ी भारी विशेषता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उपरोक्त कथन किस कवि के संदर्भ में। ऑप्शन पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको याद आ गया कि सर पद्माकर के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है, अभी आपने पिछले क्वेश्चन में बताया हुआ था। अगला प्रश्न है नैन नचाए कही मुस्काए, लला फिर आयो खेलन होरी। उपरोक्त पंक्ति किसकी है। पद्माकर, बिहारी, सेनापति, श्रीपति। तो नैन नचाए कही मुस्काए काफी इंपॉर्टेंट पंक्ति है, परीक्षाओं में आती रही है। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, पद्माकर। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है और आप देख रहे हैं कि बीच में हमने अन्य कवियों को शामिल किया था लेकिन दोबारा मैं रिवाइज किया पद्माकर को, क्योंकि पद्माकर बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं और परीक्षाओं में इनसे सवाल आते ही आते हैं। 1-2 सवाल तो रहने तय हैं, तो हमने दोबारा पढ़ा। आप लोगों को मालूम नहीं होगा कि एक से अधिक बार जब भी हम
पेपर को बनाते हैं, प्रश्न इसको बनाते हैं अभ्यास सेट को, तो कम से कम 4 से 5 बार इसको रिवाइज करते हैं, देखने का प्रयास करते हैं। हाँ, मानवीय त्रुटियां कहीं कहीं पर हो जाती होंगी, कई बार अपनी गलती का एहसास नहीं होता है, उस गलती को दूसरा ही पकड़ पाता है। तो एक प्रश्न मुझे दिखलाई पड़ा कि क्यों ना इसको अपने विद्यार्थियों से पूछा जाए। अपने अंतिम दिनों में रोगग्रस्त होने के कारण पद्माकर ने कौन सी रचना की? ऑप्शन दिया गया पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, राम रसायन। आप देखेंगे कि पद्माकर और तुलसीदास दोनों का जो संबंध रहा है एक ही जिले से रहा है, और न जाने बांदा के कवियों को मैंने देखा है कि उनको पीड़ा और दुख से काफी सहानुभूति होती है और उसको वो अपने रचना कर्म का एक हिस्सा बना लेते हैं। पद्माकर की वो रचना है प्रबोध पचासा, जो अंतिम समय में वो रोगग्रस्त थे, तो इन्होंने एक भक्तिपूर्ण रचना की जिसका नाम है प्रबोध पचासा। तो इस रचना को तो आप जान गए कि पद्माकर की है, लेकिन आप सभी के लिए होमवर्क है कि तुलसीदास ने एक पीड़ा को केंद्र में रखते हुए एक रचना की हुई है, वो रचना कौन सी है? अचानक ये मुझे तुलना करनी पड़ रही है क्योंकि तुलसीदास और पद्माकर दोनों का संबंध एक इलाके से, और दोनों एक दूसरे से, खासतौर से पद्माकर जो है तुलसीदास से प्रभावित भी है। तो पीड़ा को रचना कर्म बनाना बहुत बड़ी बात है। वैसे हम देखते हैं कि इस चैनल पर बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि पीड़ाओं से, दुखों से गुजरते हैं। दुख क्या है कि परीक्षा का डेट आ चुकी है, हमारे पास समय बहुत कम है। सर आप पीडीएफ दे देते तो हम रिवीजन कर लेते। सर मैं हाउसवाइफ हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, बच्चों को संभालना पड़ रहा है, पतियों को संभालना पड़ रहा है, बच्चे में जो पति हैं उनको संभालना पड़ रहा है, तो कैसे हम करें? ये सब आप सभी की पीड़ा है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, सबके अंदर कोई न कोई पीड़ा है, और इस पीड़ा को लेकर तमाम कवियों ने कविताएं की हुई हैं। आप देखेंगे कि आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक। तो यहाँ पर रोग ग्रस्त होने के कारण पद्माकर ने एक रचना लिखी प्रबोध पचासा। ठीक है, अगला प्रश्न है जो कि आज का आखिरी प्रश्न है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति ग्रंथकार कवियों का उल्लेख रीतिकाल के किस प्रकरण में किया हुआ है? ऑप्शन दिया गया प्रकरण 1, प्रकरण 2, प्रकरण 3, प्रकरण 4। आपको ध्यान आ गया होगा कि इतने दिनों से ये शिक्षक लगातार रीति ग्रंथकार कवियों पे श्रृंखला चला रहा है, तो हमें जरूर देख लेना चाहिए था कि किस प्रकरण में। बहुत सारे विद्यार्थी देखे होंगे, बहुत सारे विद्यार्थी यूं ही उनको लगा होगा कि हमारे काम का नहीं है, चलते हैं अब दूसरे वीडियो को किसी और के चैनल को देखते हैं। लेकिन जो गंभीर विद्यार्थी, मैंने विद्यार्थियों की 3 कैटेगरी को रखा हुआ है। प्रिय विद्यार्थी जो लगातार कमेंट करते रहते हैं और मोटिवेट करते हैं, गंभीर विद्यार्थी जो कि कहीं भी अगर त्रुटि होती है तो उसको लेकर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं, और इन दोनों के बाद जो हमारी तीसरी श्रेणी की विद्यार्थियों की श्रेणी है वो सफल विद्यार्थियों की है, जो इस चैनल का लाभ उठाते हुए कहीं प्रवेश ले लिए, कहीं नौकरी ले लिए और अच्छा ज्ञान प्राप्त करके अपने को आनंदित महसूस किए। तो 3 कैटेगरी है। तो इसका जो सही जवाब है, रीति ग्रंथकार कवियों का उल्लेख रीतिकाल के किस प्रकरण में किया है? सही जवाब है ऑप्शन 2, प्रकरण 2 के अंतर्गत किया है। और आपके दिमाग में आ गया होगा कि रीतिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितने प्रकरणों में बांटा हुआ है, ये भी चीज ध्यान में रखना है। तो बदलते हुए पैटर्न में कुछ भी सवाल पूछा जा सकता है। हमारी कोशिश रहती है कि हर एंगल से उसे बताया जाए और आराम से समझाया जाए। अगर आप धैर्य रखेंगे तो दशरथ माझी की तरह कितना भी कठोर पहाड़ हो, निर्मम हो, आप उसको तोड़कर सफल हो सकते हैं। इसी उम्मीद से मैं आप सभी से जुड़ता हूं। तो आप सभी लगातार इस चैनल से जुड़िए, इसके प्रचार प्रसार में अपना योगदान दीजिए, तो अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।